उर्वरक का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाई कैसे प्राप्त करें? मिट्टी की जांच करा लेने के बाद हमें पता चल जाए कि हमारी खेत में कौन सा उर्वरक की मात्रा कितनी है और हमको बाहर से कौन सा उर्वरक कितना देना पड़ेगा। अगर मैं पहले भी ये बात हर जगह बताना चाहता हूँ कि आपकी जो है कोई भी टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, लेकिन आपको अनाज खाने को चाहिए और उसको आप गूगल से डाउनलोड करके जो है रोटी ये सब नहीं ला सकते। ICAR का एग्ज़ाम होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसके माध्यम से पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालय में उस परीक्षा के माध्यम से आप एंट्रेंस पा सकते हैं। किसान जो निःशुल्क मिट्टी की जांच करा सकते हैं, लेकिन वो सैंपल जो की बात हुई ना कि किसान उसको रुचि नहीं लेता कि हमको मिट्टी की जांच करानी चाहिए। अपने स्वास्थ्य के बारे में तो चिंतित रहता है, लेकिन मिट्टी कहता है कि प्रभु की दिया हुआ संरचना है जिसके बारे में ख्याल नहीं रखता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि वो धरती जो है, खेत है, वो हमारी माँ के समान है। नमस्कार किसान भाइयों, जय जवान जय किसान। आज हमारे ऋषि कृषि श्रृंखला के अंतर्गत स्टूडियो में उपस्थित हैं राजेश कुमार मौर्य सर। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक और देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर से पढ़े हैं आप सर। जी। तो पंतनगर का ये विश्वविद्यालय क्यों खास है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद। और जैसा कि आपने बताया कि देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, भारत जो है कृषि प्रधान देश है। हाँ। और भारत में कृषि पर मतलब ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं था कि जो देश के किसानों के लिए मददगार साबित हो। तो हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी, उस शुरुआत के जनक के रूप में भारत में पंतनगर एक जगह है, उत्तराखंड में वर्तमान में है। अब पहले ये उत्तर प्रदेश में हुआ करता था। तो वहाँ पर ये विश्वविद्यालय बनाया गया और सोच देश में यही थी कि भारत में फसल के उत्पादन में कैसे आत्मनिर्भर हो, उसी के तहत वैज्ञानिक रिसर्च वो सब हो। वो एक जगह है और बहुत ही देश के किसानों के लिए उस विश्वविद्यालय ने मतलब पूरे देश में अनाज उत्पादन के क्षेत्र में मतलब एक क्रांतिकारी वैरायटी का जन्म दिया, जिससे लोग भारत हमारा जो है खेती में आत्मनिर्भर होने की कगार पे आया है। अगर मैं पहले भी ये बात हर जगह बताना चाहता हूँ कि आपकी जो है कोई भी टेक्नोलॉजी कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, कुछ भी ना हो जाए, लेकिन आपको अनाज खाने को चाहिए और उसको आप गूगल से डाउनलोड करके जो है रोटी ये सब नहीं ला सकते। इसलिए हमेशा आपको खेती में ध्यान देना पड़ेगा। इस वजह से मेरा जो रुझान कृषि पे था। और नए युवाओं और लड़कों के लिए भी कहा जा सकता है कि भारत में कृषि का जो स्कोप है, क्षेत्र है, हमेशा बना रहेगा। इसलिए इस क्षेत्र को भी एक रोजगार के साथ साथ और रिसर्च के साथ साथ हर क्षेत्र में आपको इसमें अवसर मिल सकता है। इसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। भारत सरकार इसके लिए एक ICAR का एग्ज़ाम होता है, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र है, उसके माध्यम से पूरे देश के कृषि विश्वविद्यालय में उस परीक्षा के माध्यम से आप एंट्रेंस पा सकते हैं। और देश में जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं उसके बाद बने हैं, वो देश में हर स्टेट में कार्यरत हैं। ये तो है हमारे जो भी युवा साथी देख सुन रहे हैं, जी। उनके लिए आपने टिप्स भी बता दिया कि कैसे कृषि विभाग में अपना कैरियर बनाए। जी। सर, खरीफ का समय चल रहा है, खरीफ के फसल है उसकी बुआई चल रही है, तो इस समय किसान भाई कैसे और कौन सा उर्वरक का सही से प्रयोग करें? हाँ, देखिए, हमारे किसान भाई जो वर्तमान समय में धान जो हमारी खरीफ की मुख्य फसल है, उसमें एक उर्वरक का उपयोग जो है कृषि निवेश का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। एक हमारा अच्छा बीज, अगर हमारा बीज अच्छा हो और हमारी खेत की मिट्टी अच्छी हो, लेकिन खेत में जो है पर्याप्त उसको अगर भोजन न मिले तो पौधा का विकास नहीं हो सकता। जैसे हम मनुष्य जो है अपना जीवन जियाते हैं तो उसमें भी पोषक तत्वों से युक्त हमको भोजन चाहिए ताकि हमारा शरीर मजबूत हो और बलशाली हो और हम अच्छा कार्य कर सके। फसल को भी उसी प्रकार का भोजन चाहिए जो हमको किसी न किसी रूप में उर्वरक के माध्यम से दिया जाता है। और वर्तमान समय में जो है धान की रोपाई करीब 80% लगभग हो गई, लेकिन बहुत सारे क्षेत्रों में धान की रोपाई नहीं हुई है। ऐसे क्षेत्रों में भी बताना चाहते हैं कि उर्वरक का उपयोग का सबसे आसान मतलब वैज्ञानिक विधि यही कहती है कि हमें पहले मिट्टी की जो है जांच करानी चाहिए। मिट्टी की जांच करा लेने के बाद हमें पता चल जाए कि हमारी खेत में कौन सा उर्वरक की मात्रा कितनी है और हमको बाहर से कौन सा उर्वरक कितना देना पड़ेगा। हाँ, अगर हम जांच नहीं करा पाते हैं
तो जांच कराने के साधन जो है कृषि विभाग और बहुत सारे यहाँ पर लैब है जिसके माध्यम से मिट्टी की जांच हो जाती है। किसान भाई वहाँ पे मिट्टी का सैंपल ले जाकर हाँ। चेक करा करके वो जान सकते हाँ हैं। जी जी, अगर ये हम फ्री होता है कि चार्जेबल? ये फ्री भी होता है और कृषि विभाग के द्वारा जो है इसके मतलब गहन मतलब अभियान भी चलाए जाते हैं पूरे न्याय पंचायत स्तर पे कि किसान जो निःशुल्क मिट्टी की जांच करा सकते हैं। लेकिन वो सैंपल जो की बात हुई ना कि किसान उसको रुचि नहीं लेता कि हमको मिट्टी की जांच करानी चाहिए, अपने स्वास्थ्य के बारे में तो चिंतित रहता है, लेकिन मिट्टी कहता है कि प्रभु की दिया हुआ संरचना है जिसके बारे में ख्याल नहीं रखता है। मैं यह कहना चाहूँगा कि वो धरती जो है, खेत है, वो हमारी माँ के समान है। हाँ। और माँ के समान है और हम उसमें खेती करते आ रहे हैं, लगातार खेती करते आ रहे हैं। उसमें उर्वरक का भी उपयोग हम सही तरीके से नहीं करते, अंधाधुंध इम्बैलेंस उपयोग कर रहे हैं जिसकी वजह से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारी धरती माँ का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। इस वजह से अगर हम धरती माँ का स्वास्थ्य सही नहीं रखेंगे तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान अच्छे हो, मजबूत हो, स्वस्थ हो, इसकी कामना हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने धरती माता के स्वास्थ्य को सही रखना पड़ेगा और उर्वरक का उपयोग करना पड़ेगा। इसमें हमें संतुलन की ज़रूरत है और संतुलन में हमें कुछ जैविक खाद के रूप में देना होगा, कुछ कंपोस्ट खाद के रूप में देना होगा, अब और कुछ अंश जो हमको रासायनिक उर्वरक के रूप में देना पड़ता है जिसमें मुख्यतः यूरिया, डीएपी, एनपीके खाद है और मिट्टी जांच के आधार पर पता चलता है कि और भी कुछ पोषक तत्व हैं जैसे जिंक है, सल्फर, इसका भी उपयोग किया जाना उचित है। अच्छा, अभी जैसे बताएं कि मिट्टी की जांच करा लेने के बाद किसान भाई को मालूम चल जाता है कि मिट्टी में किस किस चीज़ की कमी है। जी जी। हम तो अक्सर यही देखते हैं कि किसान भाई बाज़ार से एक बोरी लाए, यूरिया लाए, डीएपी लाए, लाकर छिड़काव कर देते हैं। लेकिन अगर जांच कराने के बाद उनको कमी का पता चल जाता है जी। तो ये अलग अलग उर्वरक मिलते हैं क्या उसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। हाँ। जैसे हम जांच कराते हैं मिट्टी की तो हमें मुख्यतः जो है पोषक तत्व में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास जो मुख्य उर्वरक के रूप में आते हैं उसके जो देने हैं तो यूरिया देते हैं, यूरिया की जगह नाइट्रोजन की जगह पे हम किसान जो है यूरिया का उपयोग करता है। इसके साथ फास्फेट है तो उसमें डीएपी है, डीएपी खाद का मुख्यतः उपयोग करता है और एनपीके 12-32-16 या 20-20-0-13 ये भी एक मतलब बैलेंस फर्टिलाइज़र के रूप में उपयोग होता है। अच्छा। जिसका उपयोग दानेदार बोरे में आती है और उसका लोग किसान भाई बुआई के समय उपयोग करते हैं। और जो जांच कराने के बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट में भी कुछ आते हैं जैसे जिंक है, सल्फर है और मैग्नीशियम, इस तरह की कमी निकलती है तो उसको भी अलग से दिया जा सकता है, देते हैं। यानी बीमारी पता चल गई उसके अनुसार दवा हम दिया जा सकता है। उर्वरक का सही प्रयोग मतलब समय समय पर होता है। ऐसा है कि बुआई के पहले हम देते हैं मिट्टी में, फसल जब लग जाता है धान की जैसे बात करें उसके बाद हम देते हैं उर्वरक देते हैं, तो सही मात्रा में और सही समय क्या होता है? आपने जैसे कहा कि हर चीज़ जैसे डॉक्टर है दवा देता है तो कहता है सुबह खा लेना, दोपहर खा लेना, शाम को खा लेना। हाँ। एक दवा इस समय खानी है, लेकिन कभी कभी लोग नहीं सोचते हैं कि इकट्ठा खा ले और अब जल्दी ठीक हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन खेती में ये कर देते हैं कि इस पे थोड़ा सा ध्यान नहीं रहता, वैज्ञानिक सोच और दृष्टिकोण नहीं अपनाते। आमतौर पे किसान भाई उर्वरक में मुख्यतः यूरिया खाद, डीएपी खाद, एनपीके खाद कभी कभार डालते हैं। पोटास खाद की बिल्कुल कमी है, पोटास खाद का उपयोग नहीं करता है और अधिकतर खाद जो है बुआई के समय लोग डाल देते हैं। और पूर्वांचल में एक ये भी समस्या देखी गई है कि बुआई के समय यूरिया भी डालते हैं और धान अगर लग जाता है तो 1 सप्ताह 10 दिन के बाद जो है डीएपी खाद भी हम लोग उसमें डालते हैं। यहाँ एक वैज्ञानिक रूप जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक रूप इसलिए जुड़ा हुआ है कि डीएपी खाद या मिट्टी वाली पोटास खाद है वो हम जब खेत में डालते हैं तो खेत में ऐसा जगह कि पूरी खेत की मिट्टी में अच्छी से मिल जाना चाहिए, यानी आखिरी जुताई के समय हमको वो खाद डालनी चाहिए। इसका कारण ये है कि मिट्टी में जो है डीएपी खाद, फास्फेट या पोटास वाली खाद आलसी प्रवृत्ति का होता है। हाँ। तो पूरी खेत में जब मिट्टी में अच्छी तरह मिल जाएगा तो हर एक अंश पे जो है खाद पहुंच जाएगा, ठीक है। और यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो थोड़ा चंचल प्रवृत्ति का होता है, इधर उधर भागता है। तो हमें जो डीएपी खाद है शुरुआती दौर पे मिट्टी में जब जुताई करने के बाद डालते हैं तो ऊपर से लेके नीचे तक का अंश में
फास्फेट खाद पहुंच जाएगी। जो भी फसल हम बुआई करते हैं, रोपाई करेंगे, तो पौधे का जड़ नीचे जाएगा, ऊपर से लेके नीचे जाएगा, तो हर अंश पे उसको खाद फास्फेट पोटास मिलता रहेगा। इस पूर्वांचल में कभी कभी किसान भाई जो है डीएपी एनपीके रोपाई के 10 दिन 15 दिन के बाद डीएपी खाद डालते हैं। हाँ। और वो समझ लीजिए कि वो खाद जो है बेकार हो जाता है। इसमें किसान भाई का पैसा भी बेकार होता है और काम नहीं करता है, क्योंकि जो खाद हम डालेंगे ऊपर ही पड़ा रहेगा। हमने आपसे कहा कि आलसी की प्रवृत्ति का है। हाँ। तो ऊपर ही रहेगा। अब पौधे की जड़ कहाँ है? नीचे है। नीचे। तो नीचे से जड़ तो ऊपर आएगी नहीं पौधे खाद को ग्रहण करने के लिए। हाँ। तो खाद हमारा बेकार होता है, बेकार हो जाता है। और खाद में भारत सरकार का बहुत सारी अनुदान सब्सिडी भी जुड़ी होती है, उस पैसे का भी नुकसान होता है। तो हमें कुछ वैज्ञानिक सोच के अगर अपनाएं तो शायद खाद का उपयोग एफिशिएंसी बढ़ सकती है। राजेश सर, वर्तमान समय में धान की रोपाई चल रही है, तो वैज्ञानिक दृष्टि से उर्वरक का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन किसान भाई कैसे प्राप्त करें? मैं किसान भाइयों को आप जो मतलब बात रखें वैज्ञानिक रूप से कैसे उपयोग करें कि उसका लाभ या इफिशियंसी अधिक हो। तो यहाँ पर किसान भाइयों को एक सलाह दी जा सकती है कि जो जिस खेत में रोपाई हो चुकी है वहाँ पर आप जो है मतलब एक पीएसबी या एनपीके कंसोर्टिया जैविक खाद आता है, उसका भी अगर उपयोग किसी रूप में अगर खेत में पहुंचा देते हैं तो जो खाद हमारा खेत में बेकार पड़ा है उसका लाभ फसल को मिलने लगता है, कि वो मिट्टी में जाता है, घोल कर पौधे को उपलब्ध कराता है। वो एक तरह से रिएक्शन, हाँ, उसको सॉल्युबलाइज करता है, जैसे आलसी को दौड़ाने का काम करता है, उसी तरह उस खाद की उपयोगशीलता बढ़ जाती है। दूसरा जो है कि जो मतलब खाद रोपाई के बाद किसान आमतौर पर यूरिया खाद डालते हैं, और यूरिया खाद डालने का जो स्वरूप है कि खेत में हम जब यूरिया खाद डालें तो उसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए। लेकिन तराई एरिया है, क्षेत्र है, तो वहाँ पानी लगा, तो उसी खेत पानी वाले खेत में यूरिया खाद डाल देते हैं। और यूरिया खाद जो है एक तो चंचल है, अब पानी में बहुत तेज़ी से घुलनशील है, जिसकी वजह से पानी में घुल जाता है और पौधे की जड़ के नीचे चला जाता है। तो पौधे को नहीं मिल पाता है। और अगल बगल की चारों तरफ की मेड़ में अगर कहीं कटिंग वटिंग हुई तो दूसरे के खेत में भी चला जाता है। यूरिया का एक और गुण है कि अगर वातावरण गर्म होता है तो इससे टूटकर ग्रीन हाउस गैस के रूप में अमोनिया वगैरह भी विखंडित होकर पर्यावरण को प्रदूषित करती है। यूरिया खाद की इफिशियंसी को बढ़ाना बहुत आवश्यक है। हमें ध्यान रखना पड़ेगा धान के खेत में कि खेत में पानी ना लगा हो, कीचड़ युक्त जमीन हो, और उर्वरक का उपयोग दोपहर 2 बजे के बाद अगर करे तो उस खाद का लाभ फसल को ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, यानी शाम के समय। जी शाम के। और एक और किसान भाई देसी जो तकनीक निजात कर सकते हैं कि यूरिया खाद को गोबर की खाद या खेत की मिट्टी में अगर हम पहले से मिक्स करके बढ़िया से रख दें, उसके बाद उस मिट्टी युक्त खाद को अगर पानी भी लगा खाद में डालें तो उसकी क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि मिट्टी जो रहता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसके बाद वो फसल को लग सकता है। और तीसरा जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि पहली सिंचाई के मतलब 20-25 दिन के बाद फसलों पर जिंक खाद की कमी महसूस होती है। जैसे क्षेत्र में लगता है कहीं कहीं पौधा जो जला सा महसूस होता है, पौधा ग्रोथ नहीं कर पाता है, तो उस जगह पे किसान भाई को ध्यान देना है कि उस खेत में हमको जिंक खाद का उपयोग करना है। ये रोपाई के बाद? हाँ जी, रोपाई। हाँ, जिंक खाद 2 तरीके से उपयोग हो सकता है। एक यूरिया के साथ मिलाकर लोग डालते हैं, तो उस परिस्थिति में आपको करीब 1 एकड़ में 7 से 8 किलो 1 एकड़ में पड़ता है, जिसका उपयोग आप यूरिया के साथ मिलाकर कर सकते हैं। इसके बाद खेत में किसी भी प्रकार का दानेदार खाद का उपयोग नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको खाद को जो है उपयोग कहाँ पे करना है, फसल के पत्ते पे होना चाहिए। अच्छा। और उस परिस्थिति में हमको छिड़काव वाले खाद का उपयोग करना चाहिए। भारत में वैज्ञानिक पद्धति से बहुत तरह के कम खर्चे में अधिक उत्पादन वाले खाद का निजात किया गया। जैसे हम आपसे यही पूछने वाले थे कि किसान भाई नए तकनीकी का उपयोग करके बहुत सारे नए उर्वरक बनाए गए।
तो किसान भाई को इसके बारे में बताएं आप, और इसका उपयोग करके उर्वरक जो क्षमता है उसको बढ़ा पाए। हाँ बिल्कुल, ये आज जो आपने प्रश्न मतलब क्या है कि जो चीज़ हम कर रहे हैं उसकी क्षमता हमारी नहीं उपयोग हो रही, मतलब अनयूज पर इफिशियंसी। तो यहाँ उर्वरक की इफिशियंसी बढ़ाने के दृष्टिकोण से, नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भारत में कृषि वैज्ञानिकों ने बहुत नए नए खाद का तैयार किया, जिसको हम कह सकते हैं स्मार्ट फर्टिलाइजर कह सकते हैं। स्मार्ट फर्टिलाइजर। और दूसरा एक ग्रुप है नैनो फर्टिलाइजर। तो स्मार्ट फर्टिलाइजर में आप जो है वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर की बात कर सकते हैं, जैसे NPK 19-19-19, NPK 18-18, वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर जो 1 किलो की पैकिंग में है, और वो जो है 1 एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है। अगर हम छिड़काव कराते हैं 100 लीटर पानी में उसको घोल कर इसके फसल के ऊपर छिड़काव कराए तो फसल को पूरा का पूरा पत्ते पर लगता है, काम करता है। जो 1 बोरा में किसान भाई छिड़काव करता है फसल। हाँ, ये फसल जैसे हम लोग यूरिया मतलब छिड़काव में आमतौर पे किसान खेत में जब भी जाता है, फसल देखता है कमज़ोर है तो क्या करता है, यूरिया डाल देता है। और कितनी बार इसकी कोई सीमा नहीं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, जब भी फसल मतलब यूरिया खाद का उपयोग बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से मतलब फसल मिट्टी तो खराब हो ही रही है, पर्यावरण हमारा दूषित हो रहा है, और सबसे बड़ा दूषित होने का कारण पीने का पानी का स्रोत है वो भी दूषित हो रहा है। पानी में जो है यूरिया जो है नाइट्रिक एसिड के रूप में घुल कर ज़मीन के नीचे जाता है और पेयजल के स्रोत को दूषित कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पेट की बीमारियां और अब कैंसर जैसी घातक बीमारियां भी जो है इससे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर किसान भाई जैसे धान की रोपाई हो गई, उसके बाद 20-25 दिन के बाद कोशिश करे कि 30-40 दिन पर एक छिड़काव, 60 दिन पर एक छिड़काव और 80 दिन पर एक छिड़काव, 2 से 3 छिड़काव अगर कर ले तो दानेदार उर्वरक जो है यूरिया डालते हैं उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप 1744, 1919 और आप जो है मतलब जो एक नया उर्वरक का श्रेणी आया है जिसको आप नैनो उर्वरक कहते हैं। ये उर्वरक जो है पूरे मतलब किसान भाइयों को बताना चाह रहे हैं कि पूरे विश्व में भारत में ये नैनो यूरिया का उत्पादन हुआ, और उस बनाने वाली संस्था जो है ये कोई संस्था हमारी मात्र संस्था ने किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि हमारे देश में कृषि में कैसे और नया मतलब कार्य हो सके, देश का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर कृषि को दृष्टिकोण रखते हुए, क्योंकि हमें विदेश से खाद मंगाने पड़ते थे, उसको कैसे रोका जाए, तो नैनो उर्वरक का आविष्कार किया गया है, जिसमें 2 तरह के उर्वरक अभी वर्तमान में है, नैनो यूरिया और नैनो DAP, जो आधे लीटर की बोतल में है। और उस आधे लीटर की बोतल जो है करीब करीब 1 बोरी यूरिया की ताकत रखता है। हम चाहे तो उसको दिखा भी सकते हैं, किसान भाइयों के हित में है, इसके बारे में बताइए एक के बारे में। ये जो मतलब भारत सरकार का ये दूरदृष्टि प्रोग्राम है आत्मनिर्भर भारत कृषि के तहत नैनो यूरिया, हमें आप खुद ही उठा के देख सकते हैं कि आप 1 बोरा यूरिया आप उठा के रखे हैं। आजकल खाद को ले जाना, देखिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, कितना पैसा सरकार का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में व्यय होता है। इसका भंडारण, जैसे बोरे कटे फटे हो जाते हैं, लोग खाद नहीं लेना चाहते, नुकसान होता है, उससे बचत होगी। और ये पूरा का पूरा यूरिया जो है हमको क्या करना है, फसल के ऊपर छिड़काव करना है। इससे मृदा भी प्रदूषित, हाँ बिल्कुल आप होगा ना, बिल्कुल प्रदूषित कम होगा, क्योंकि जो खाद हम जमीन पे डालते हैं तो जमीन में जो है उसकी जो किसान भाइयों के खेती के मित्र होते, केचुआ होते और जैविक चीज होते, उसका खत्म हो गया। पानी हमारा खेत का जो दूषित नहीं होगा। और दूसरा जो है वातावरण में जो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जो पर्यावरण प्रदूषण होता था वो भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि ये अपने देश में बना बिना अनुदान का। 1 बोरा यूरिया जो है करीब बनाने में भारत सरकार को 1500 रुपये के आसपास खर्चा होता है। इसको भारत सरकार भी प्रमोट कर रही है जी, और इसे जो है बनाने में 225 रुपये किसान को दिया जा रहा है और 1 एकड़ खेत में पर्याप्त हो जाएगा। और उसके बारे में थोड़ा बताइए। और इसके बारे में और बता दें कि इसका जब छिड़काव करेंगे तो पूरा का पूरा फसल के ऊपर, पत्तों के ऊपर छिड़काव करेंगे तो जमीन पे तो हमारा कोई अंश गिरेगा नहीं, तो कोई भी जमीन प्रदूषित नहीं होगा, पानी प्रदूषित नहीं होगा, पूरा का पूरा पौधों पे ग्रहण करेगा, जिससे लाभ ज्यादा मिलेगा, किसान भाई को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक इसी क्रम में जो है ये DAP है, नैनो DAP। जैसे हम लोग DAP खाद डालते थे, वो खाद भी हमारा पहले बताया कि आलसी होता है, बेकार हो जाता है, काम नहीं करता है। और 40% जो देश मतलब जो 100% रिक्वायरमेंट है
40% विदेश से इंपोर्ट होकर आती थी। इसमें भी भारत सरकार जो है डीएपी पे अनुदान देती। एक बोरा डीएपी जो है वर्तमान कीमत 1350 रुपये का है, लेकिन सरकार इसमें जो है करीब 1200-1300 रुपये का अनुदान देती, करीब 2500 रुपये का डीएपी हो जाता। पहले ये अनुदान कुछ ज़्यादा देती थी, 4000 रुपये का एक बोरा। सरकार किसान भाइयों के हित में काफ़ी काम कर रही है सर। बिल्कुल। और हमें लगता है कि आज के स्मार्ट ज़माने में अब ड्रोन से भी खेती बाड़ी हो रही है, और वहाँ पे इन सारी चीज़ों का उपयोग करके किसान भाई भी स्मार्ट बन सकते हैं। तो ड्रोन से जो उर्वरक का छिड़काव किया जा रहा है, जी जी, तो इसका किसान भाई कैसे अपने खेतों में उपयोग ज़्यादा से निश्चित तौर पर जो है ये मतलब देश की जो है बहुत बड़ी योजना है। नमो ड्रोन दीदी के नाम से प्रधानमंत्री जी ने इनका नाम दिया है। हाँ। कि ड्रोन में हम लोग पहले शादी ब्याह में देखते थे, कैमरा में फोटो खींचा करते थे। हाँ। लेकिन खेती में इसका कैसे उपयोग बढ़ाया जा सके। आज सोचिए कि लेबर नहीं मिल रहे हैं, खेती में कार्य करने के लिए लेबर नहीं मिले, दवा और खाद को डालने के लिए मेजर मतलब नहीं मिल रहे। ड्रोन एक ऐसी तकनीक है कि जिसमें कम पानी में, हाँ, कम समय में ऐसे क्षेत्र में फसल पे छिड़काव हो सकता है जहाँ पे आदमी नहीं पहुँच सकता है। जैसे खेत में पानी लगा हुआ है, किसान लेबर नहीं जा सकता है, वहाँ पे ड्रोन के माध्यम से यूरिया, डीएपी, जो नैनो उर्वरक है, इसके साथ साथ कृषि रसायन जो दवाओं का छिड़काव, उसके माध्यम से भी आसानी से हो सकता है। तो सर आपको आश्चर्य होगा कि एक ड्रोन 1 एकड़ खेत में अगर छिड़काव करता है तो करीब 8 से 9 लीटर पानी लगेगा। अच्छा। और 1 लीटर की जो दवा, मान लो आधा लीटर की नैनो यूरिक डाल दिया, जो भी आधा 1 लीटर की दवा डाल दी, और 7 से 8 मिनट के अंदर वो खेत का पूरा छिड़काव एक यूनिफॉर्म पैटर्न से हो जाएगा। 7 से 8 मिनट के अंदर? यस, 7 से 8 मिनट में इतनी आसानी से। और ऐसे क्षेत्र में होगा जहाँ पे लेबर नहीं जाना, जैसे मान लो गन्ने की फसल है, ऊंचाई है, वहाँ आप नहीं कर सकते। तो अभी इसका किसान भाई प्रयोग नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए अपने गोरखपुर के जो भी आसपास के किसान भाई हैं, इसका लाभ लेना चाहें, ड्रोन वाला जो आप टेक्निक बता रहे हैं, तो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये मतलब वर्तमान समय भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, कृषि विभाग मिलकर एक प्रयास कर रहे हैं कि किसान भाइयों को ड्रोन से इसका छिड़काव को बढ़ावा दिया जाए। तो जनपद में, जैसे गोरखपुर जनपद या आसपास के जनपद, हर जनपद में कृषि विभाग के पास ये ड्रोन उपलब्ध हो गए हैं। नमो ड्रोन दीदी के माध्यम से भी ड्रोन उपलब्ध हो गए हैं। किसान भाई जो है जनपद में कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क करके अपना जो है खेत में फसल पे छिड़काव कराना चाहते हैं तो उसका प्रयोग मतलब कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। आज किसान भाई काफ़ी जागरूक हुए कि कैसे स्मार्ट फर्टिलाइज़र का यूज़ करके, स्मार्ट टेक्निक का यूज़ करके किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज के हमारे ऋषि कृषि सीरीज़ में थे राजेश कुमार मौर्य जी, जो इफ्को के क्षेत्रीय प्रबंधक हैं। अगले किसी और एपिसोड में फिर आपसे होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए अपना लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। नमस्कार। और हाँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलिए। धन्यवाद। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।